नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आपने कई बार ये शब्द जरूर सुने होंगे, म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। मतलब आप शेयर बाजार में या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो रिस्क आपको उठाना पड़ता है। तो ये कुछ बारीकियां ऐसी है जिसको हर निवेशक को समझना बेहद जरूरी है। मतलब नो गेन विदाउट पेन। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ेंगे। तो आज हम अलग अलग तरह के रिस्क को समझेंगे और ये समझेंगे कि क्या रिस्क लेना, जोखिम लेना हमेशा से डर पैदा करता है या फिर किसी एक अच्छे पाथ की तरफ भी हमें अग्रसर करता है। यही समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है हेमंत रुस्तगी, CEO वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स। हेमंत जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में। आज हम जानेंगे कैसे रिस्क से रिवॉर्ड की तरफ बढ़े। कई निवेशक ये समझते हैं कि अरे अगर रिस्क ले लिया तो क्या होगा, रिस्क से डरते हैं, लेकिन शायद रिस्क ही सफलता की सीढ़ियों में से एक माना जाता है। ये कई निवेशकों को पता नहीं होता। जिससे पहले हम अलग अलग रिस्क की बात करें, जोखिम की बात करें बाजार की, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये जब हम बाजार या इन्वेस्टमेंट में रिस्क की बात करते हैं वो आखिर है क्या? देखिए स्वाति, जो भी हम कुछ लाइफ में करते हैं उन सभी में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। वैसे ही जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें भी कुछ रिस्क होता है। जो इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए रिस्क हैं उनके बारे में तो ज़्यादातर इन्वेस्टर जानते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उसको टैकल करने के लिए उनका जो एक्शन प्लान है वो अलग अलग होता है। कुछ इन्वेस्टर, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, रिस्क से डर के इन्वेस्ट ही नहीं करते। कुछ को लगता है कि शायद एक ही तरह का रिस्क है, लेकिन सच्चाई ये है कि काफ़ी तरह के रिस्क हैं जो हमें सामना करना पड़ता है एज एन इन्वेस्टर। अब एज एन इन्वेस्टर हम सोचेंगे अगर इतने रिस्क हैं तो फिर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आप वो रिस्क को नहीं समझेंगे, जब तक आप सही राह नहीं चुनेंगे, तब तक आप एक सही प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आप इन्वेस्टमेंट सक्सेस जो आप अचीव करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो तरह के रिस्क होते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक तो रिस्क वो है जो आपके इन्वेस्टमेंट से सीधा सीधा जुड़ा है, जो आपको पता है कि मार्केट के उतार चढ़ाव या उसकी वैल्यू कम हो जाना, वो तो हमें सब पता है कि वो सीधा सीधा आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क है। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका इम्पैक्ट जो है वो हमारे पोर्टफोलियो, हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत पड़ता है। और वो कहाँ से आता है? वो आता है जो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर हमारी स्ट्रैटेजी गलत है तो वो रिस्क वहाँ से आता है। अगर हम सही एसेट एलोकेशन नहीं चुनते तो वो रिस्क वहाँ से आता है। महंगाई का रिस्क आता है। बहुत सारे रिस्क हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनमें से। ऑफ कोर्स वो ऐसे रिस्क हैं जो सीधा सीधा हमारे पोर्टफोलियो, हमारे इन्वेस्टमेंट पे असर करते हैं। अगर हम इनको समझ लें, अगर हम ये जान लें कि ये रिस्क से कैसे बचा जा सकता है, हमारी कौन सी स्ट्रैटेजी है हमें जो इन रिस्क से रखेगी दूर, तो एक्चुअली उसका जो रिटर्न है वो आपका कहीं ज़्यादा अच्छा हो सकता है और उसका इम्पैक्ट जो है पोर्टफोलियो पे काफ़ी हद तक पॉजिटिव बन सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। तो रिस्क का अपने निवेश में आगे बढ़ने की सीढ़ी है। इसको इस तरीके से लेंगे तो हमेशा से सही कदम लेंगे, सही निवेश रणनीति बनाएंगे। हेमंत जी, आपने एक बहुत अच्छे से समझाया कि हम कैसे अलग अलग रिस्क की तरफ देखते हैं। कुछ हमारे सामने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो हम पहचान नहीं पाते हैं। डिटेल में हम बात करेंगे एक एक तरीके के रिस्क की, लेकिन शो में आज हम कैसे कैसे रिस्क की बात करने जा रहे हैं उनको मैं आपसे एक एक शब्द में जरूर समझना चाहूंगी। देखिए, जैसा मैंने कहा कि दो तरह के रिस्क हैं। एक सीधा सीधा जो हमारी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, तो वो मैं कहूँगा एक मार्केट रिस्क। हम सभी जानते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन उसको टैकल करने की स्ट्रैटेजीज हैं। तो एक तो सीधा सीधा रिस्क है आपके इन्वेस्टमेंट का, उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। दूसरे रिस्क जो मैंने कहा वो आपकी स्ट्रैटेजी या आपकी जो इन्वेस्ट करने का तरीका है, जो एसेट एलोकेशन है, उसके सामने जो आते हैं, उसके रिस्क, जो इंपॉर्टेंट रिस्क जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉन्जेविटी रिस्क। वो आपकी उम्र, बड़ी उम्र से रिलेटेड, वो हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। इन्फ्लेशन का रिस्क, महंगाई का रिस्क आपके पोर्टफोलियो में क्या है, लिक्विडिटी का रिस्क, जब आपको पैसा चाहिए, जब नहीं मिले तब आपका रिस्क कैसा हो सकता है, बिहेवियरल रिस्क कि हम मार्केट में जब इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत से जब तक हम पैसा निकालते हैं तब तक काफ़ी चैलेंजेस एज इन्वेस्टर हमारे सामने आते हैं। उन चैलेंजेस को हम कैसे फेस करते हैं। और एक होता है सीक्वेंस रिस्क। वो ये होता है कि आपने शुरुआत से आखिर तक, स्पेशली आखिर के समय में जब आपको पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, आपने नहीं किया, तो उसका क्या रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे हो सकता है।
तो मुख्य तौर पर 6 किस्म के जोखिम, मतलब 6 किस्म के रिस्क जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा हेमंत जी ने बोला, बाजार का जोखिम, लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र से जुड़े जोखिम इन्वेस्टमेंट में, महंगाई का जोखिम मतलब इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी से जुड़े जोखिम लिक्विडिटी रिस्क, व्यवहार संबंधी रिस्क, बिहेवियरल रिस्क या फिर सीक्वेंस संबंधी जोखिम यानी सीक्वेंस रिस्क। ये 6 प्रकार के रिस्क जिस पर हम चर्चा करेंगे और कैसे ऐसे रिस्क से रिवॉर्ड की तरफ बढ़े, ये हेमंत जी अब आपसे समझेंगे। मतलब हर एक रिस्क से निपटने की स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली होती ही है, इसलिए शुरुआत हम करते हैं बाजार के जोखिम से, मतलब मार्केट रिस्क। जैसा आपने कहा कि कुछ एविडेंट होते हैं, ये तो हर किसी को पता है, 2 तरीके के रिस्क होते हैं और मार्केट में जाने से पहले हर कोई बोलते हैं आपको कि समझ लेना ध्यान से, रिस्क बहुत है। तो अगर हम बाजार के जोखिम को समझना चाहें, मार्केट रिस्क को समझना चाहें, तो वो क्या है? देखिए स्वाति, मार्केट का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है उतार चढ़ाव का। चाहे हम, जैसे अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, चाहे हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें, हम डेट में इन्वेस्ट करें, दोनों की तरह की ऑप्शन में हमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं इक्विटी मार्केट की बात करूं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर पड़ता है। शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में हमने देखा कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव होता है। वैसे ही जो हमारी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है डेट के अंदर, चाहे हम डेट फंड की बात करें या डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स की बात करें, वहाँ पे हमने देखा है कि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इम्पैक्ट सीधा सीधा हमारे पोर्टफोलियो में पड़ता है। तो मार्केट रिस्क का मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो पे मार्केट की मूवमेंट का असर क्या होता है, उसको हम मार्केट रिस्क बोलते हैं। ये तो जाहिर सी बात है कि जब हम रिस्क लेंगे तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उसके रिवॉर्ड भी हमको मिलते हैं। फॉर्चुनेटली ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको मार्केट रिस्क टैकल करने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले आप ये मार्केट रिस्क को कैसे देखें। मार्केट लिंक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर क्षमता रहती है कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हों, डिबेंचर्स हों, बॉन्ड्स हो, उससे ज़्यादा रिटर्न दे। लेकिन इस मार्केट वॉलेटिलिटी को आप कैसे हैंडल करते हैं वो डिसाइड करेगा कि किस तरह के आपको रिटर्न मिले। तो एक तो आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, यानी डिफरेंट एसेट क्लासेस इक्विटी डेट के अंदर बनाइए। विद इन एन एसेट क्लास इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में बनाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। दूसरा, एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच करें, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, एक नेचुरल फिनोमिना है। उसको आप टैकल कैसे करेंगे, उसको आप टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, उसको आप एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। यानी आप हर महीने, जैसे आप अगर आप SIP करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने इमोशंस को बाहर रखते हैं, आप हर महीने कमिट करते हैं कि इतना पैसा हम डालेंगे। तो उससे क्या होता है कि आप अलग अलग लेवल पे इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है नीचे आ जाती है। तीसरा, अपने पोर्टफोलियो को समय समय पे भी रीबैलेंस कीजिए। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि हमें इक्विटी में 50% रखना है और डेट में भी 50% रखना है। अगर वो बढ़ के इक्विटी, मान लीजिए मार्केट अच्छा किया और 65-70% तक चला गया, तो आप क्या करेंगे, आप उसको रीबैलेंस कीजिए, फिर से आपकी जो एसेट एलोकेशन है वहाँ पे लेके आइए। इससे क्या होगा, हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि हम चढ़ते बाजार में बेचें और गिरते बाजार में इन्वेस्ट करें। वो होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन जब आप पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे तो ये आपको संभव हो सकेगा। तो मार्केट रिस्क को समझिए और इसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, अगर उनको सही तरीके से आप फॉलो करें तो आपको मार्केट लिंक प्रोडक्ट का जो सही मायने में फायदा होना चाहिए वो आपके पोर्टफोलियो में आपको मिलेगा। हेमंत जी, हम इस रिस्क को, मार्केट रिस्क को जरा करंट सिनारियो में आप समझते हैं और हर एक रिस्क को हम करंट सिनारियो में समझेंगे भी, क्योंकि नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाले जो 3-4 महीने हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हमारे सामने होंगे जो कि मार्केट को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो अगर मार्केट रिस्क को हम करंट मार्केट सिनारियो और आने वाले कुछ इवेंट से जोड़कर देखें तो निवेशकों के लिए क्या सलाह? देखिए, अगर हम पिछले 1 साल से शुरू करें, हमने 1 साल में देखा है कि मार्केट, हालांकि लार्ज कैप इंडेक्सेस ने थोड़े अच्छा किए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप काफ़ी नीचे हैं। तो ये मार्केट रिस्क है। ये जब एक सेगमेंट में आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट रिस्क होता है। लेकिन अगर आपने इस पूरे साल के दौरान सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट किया, हो सकता है तब भी आपको अपने पोर्टफोलियो में लॉसेस दिखें, लेकिन उसका फायदा आपको कब होगा, जब मार्केट ऊपर चढ़ना शुरू होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी लोअर लेवल पे ही आपकी एवरेज कॉस्ट को नीचे जाएगी। अब हम बात करते हैं आगे आने वाले समय की। हम सभी को मालूम है कि कुछ महीनों में आगे जाके जनरल इलेक्शन होने वाले हैं। अब इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ें हम ना भूलें। हमने देखा है पास में कि मार्केट का जो रनअप होता है, जब बजट का रनअप होता है तो उस समय मार्केट कई बार अच्छा करता है। और हमने एक चीज़ देखी है, हमें
हम एज एन इन्वेस्टर हमको क्या लगता है कि कौन सरकार बनेगी, किस तरह से काम होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये बात सही है कि ऐसे इवेंट्स का डेफिनेटली इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे होता है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको डिसाइड करना है कि आपको इन चीज़ों को कितनी तवज्जो देनी है। मैं आपको बता दूं, हिस्टोरिकली हमने देखा है कि काफ़ी सरकारें ऐसी रही हैं जिन्होंने पूरा 5 साल का समय पूरा किया है और वीक कोएलिशन थी, लेकिन वो वीक कोएलिशन के दौरान 5 साल के दौरान काफ़ी अच्छे रिटर्न मार्केट से लोगों को मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इम्पैक्ट जो है वो शॉर्ट टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स काम करते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसी कर रही है, आपका पोर्टफोलियो कैसा है, वो अच्छी क्वालिटी है कि नहीं, कंपनीज की ग्रोथ कैसी है। तो वो जो भी सरकार आए, कुछ समय इम्पैक्ट होने के बाद कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल्स के ऊपर इन्फ्लुएंस आता है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें इनके ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन उसके इर्द गिर्द अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आई थिंक कभी भी एज एन इन्वेस्टर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, तो बाजार का जोखिम एक ऐसा रिस्क जिसे रिवॉर्ड की तरफ आप बढ़ सकते हैं। एक सही स्ट्रैटेजी अपनाकर बाजार में उतार चढ़ाव तो होगा जरूर, लेकिन घबराए नहीं। पोर्टफोलियो में फंड्स के बीच का तालमेल बनाना बेहद जरूरी और अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी। दूसरे रिस्क की तरफ बढ़ते हैं हेमंत जी। कई बार जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशक होते हैं, वो मानिए 60 साल तक अपने लिए एक परफेक्ट पोर्टफोलियो की प्लानिंग कर लेते हैं, या 70 साल तक या 80 साल तक, लेकिन अगर उन्होंने उसको आउटलिव कर लिया, अगर वो उससे ज्यादा जी लिए, तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार उन 10 या 15 सालों के लिए अब क्या निवेश नीति हो। तो लॉन्जेविटी रिस्क को अगर हम समझें तो क्या ये सही तरीका है? जी बिल्कुल सही तरीका। मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिस्क है और काफ़ी बार इन्वेस्टर्स जो है इसको इग्नोर करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए प्लान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क आपके साथ ये है कि अगर आप रहें और आपके रहने के समय तक अगर या तो आपके पास पैसा कम पड़ गया या पैसा ख़त्म हो गया, उस स्टेज पे जब आपके पास कमाई नहीं है, उस स्टेज पे जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये 2 कारण से होता है। एक तो इसलिए हो सकता है कि हमने शायद जब हम अपना कॉर्पस बना रहे थे रिटायरमेंट का, तब हमने थोड़ी सी लापरवाही की या सही स्ट्रैटेजी अपनाई नहीं, या फिर रिटायरमेंट के बाद हम इतने कंजर्वेटिव हो गए क्योंकि हमको लगता है कि हमने ये पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है, हम इस पे ऐसा कोई रिस्क लेना कि आगे जाके हमको प्रॉब्लम है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसे को अच्छे से ग्रो करने की ज़रूरत है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये, अगर हम शुरुआत की बात करें तो मैं कहूँगा, हमेशा कहते हैं जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। जब आप यंग हो तभी से आप रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना शुरू कर दें। दूसरी, ऐसी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें क्योंकि लंबा समय है जहाँ पे आपको रिटर्न अच्छा मिल सके, जैसे इक्विटी फंड। मेरा ये मानना है कि जब लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करो, तो उससे आप इतना बड़ा कॉर्पस बना पाओगे कि आपको रिटायरमेंट के स्टेज में, जो आपकी लाइफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, ऐसा आपको सामना नहीं करना पड़े कि आपके रहते हुए आपको पैसे की कमी हो गई या पैसा आपका खत्म हो गया। रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, सारा पैसा जो है हम ट्रेडिशनल ऑप्शन में लगा देते हैं। आज हो सकता है वो आपके लिए पर्याप्त हो, आपकी इनकम बराबर हो, लेकिन आगे जाके जो महंगाई बढ़ेगी या जो और इश्यूज आएंगे, तब आप क्या करेंगे। तब भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो म्यूचुअल फंड जैसे प्रोडक्ट हैं, इनका और ट्रेडिशनल का एक मिक्स करके पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि आपको ये जो लॉन्जिविटी रिस्क है, कभी आपको उसका सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। वैसे हम एक नंबर तो नहीं देना चाहते हैं रिटायरमेंट एज को, क्योंकि जिसका जब मन करे तब तक वो काम करने के लिए फ्री है और हर किसी के लिए नंबर काफी सब्जेक्टिव मुझे लगता है। फिर भी अगर हमारा जो वर्किंग लाइफ है उसके बाद की अगर हमें प्लानिंग करनी है, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फिर आफ्टर वर्क प्लानिंग हो, मैं आपसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझना चाहूंगी इन अ नटशेल, जिसमें हर एक निवेशक को निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के बाद इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेडिशनल ऑप्शन से आगे बढ़ के देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशनल ऑप्शंस की जगह नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। स्मॉल सेविंग की सीनियर सिटीजन स्कीम है, जैसे बैंक डिपॉजिट भी हो सकते हैं, ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में रहें, लेकिन कितने क्वांटम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं चाहूँगा कि कुछ मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं, स्पेशली जो हाइब्रिड फंड्स हैं, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड हो, चाहे वो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो, जिसको हम पहले बैलेंस फंड कहा करते थे, इनमें क्या होता है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि रेगुलर इनकम भी जनरेट करते हैं आपके लिए, और उसमें भी मैं कहूँगा कि आप डिविडेंड ऑप्शन की बजाय सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कीजिए, ताकि, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तो एक रिटर्न ज़्यादा कमाएं और दूसरे अपने रिटर्न को टैक्स एफिशिएंट बनाएं। ट्रेडिशनल ऑप्शन में क्या होता है, ज़्यादातर या तो 1 या 2 ऑप्शन है जो टैक्स
फ्री है, बाकी सब में आपको आपके एप्लीकेबल टैक्स रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सही मात्रा में आप मार्केटिंग प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ें। कुछ कैटेगरी फंड मैंने बताए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी इनकम जनरेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी हो कि कम से कम आपको टैक्स पे करना पड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैपिटल गेन है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के अंदर वो 1 लाख तक टैक्स फ्री है। तो अगर आपकी जो विड्रॉल है और जो कैपिटल गेन उसके अंदर है तो आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लंबी उम्र से जुड़े जोखिम या ऐसे रिस्क जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपके जीवित रहने तक आपके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हो वो काम आए। जैसे मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, वैसे आप अपनी उम्र के बारे में भी नहीं बोल सकते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि हर कोई एक लंबी हेल्दी उम्र जिए और उसके साथ एक हेल्दी उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी हो। आगे बढ़ते हैं एक और किस्म के रिस्क की तरफ, जो जोखिम है जो कि सबसे ज्यादा फैक्टर इन किया जाता है, वो है महंगाई संबंधित इन्फ्लेशन रिस्क। और कई बार आपने भी देखा होगा हेमंत जी, और हम भी ऐसे सवाल देखते हैं, लोग एक्चुअली फैक्टर इन करते ही नहीं है महंगाई को। वो समझते हैं कि 20 साल के बाद जिस राशि की इनको जरूरत होगी वो शायद आज के हिसाब से काफी है, लेकिन शायद वो इन्फ्लेशन वाला एक एंगल जोड़ना भूल जाते हैं। ये रिस्क कितना इंपॉर्टेंट और इससे निपटने की स्ट्रैटेजी क्या हो? आई थिंक ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है, इसलिए आई थिंक इन्फ्लेशन को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। ये दिखाई नहीं देता, लेकिन ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी पैसे की वैल्यू, आपकी इनकम की वैल्यू को कम करता है। ज़्यादातर इन्वेस्टर क्या करते हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पे रहता है इन्वेस्ट करने के समय कि जो हमारी मेहनत की कमाई है, जो हमने पैसा बनाया है, जो हमने इन्वेस्ट किया है, वो कहीं हम उसको गंवाएं ना। और क्योंकि आपका पूरा ध्यान कैपिटल सेफ्टी की तरफ रहता है, तो इन्फ्लेशन जैसा रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे की वैल्यू कम करता है, वो कहीं ना कहीं इग्नोर होता है। तो उससे होता क्या है, चाहे आप अपना रिटायरमेंट के लिए एक्यूमुलेशन फेज में कॉर्पस बना रहे हो, चाहे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आपका जो पैसा है वो इन्फ्लेशन की रेट से कम ग्रो हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको 8% अगर फिक्स डिपॉजिट में मिलता है और आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, 30% में है, तो आप 5.6 ही आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न मिला। लॉन्ग टर्म का इन्फ्लेशन रहता है 7%, तो क्या हो रहा है, आपका जो पैसा है वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, वैल्यू में नहीं बढ़ रहा। हम खुश हो रहे हैं कि हमारा कॉर्पस जो है ओवर ए पीरियड टाइम बढ़ रहा है, लेकिन सही मायने में आप देखें तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने कहा, ये रिस्क दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में इतना दिखता नहीं है जितना कि मीडियम या स्पेशली लॉन्ग टर्म में दिखता है। तो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन का रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको टैकल करने की स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और वो होती है कि आप ऐसी एसेट एलोकेशन बनाएं और ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिटर्न जो है, पोस्ट टैक्स रिटर्न जो है, वो आपको बेहतर मिले। तो मैं कहूँगा इन्फ्लेशन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इक्विटी जैसी जो एसेट क्लास है वो अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, चाहे वो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करें अगर आप कर सकते हैं, नहीं तो म्यूचुअल फंड सबसे सही जरिया है उसमें इन्वेस्ट करने का। उनमें आप इन्वेस्ट करें ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें कैपेसिटी है, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न ले। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में इसमें सिर्फ कैपिटल गेन 10% आपको टैक्स लगता है, तो आपकी जो रिटर्न है पोस्ट टैक्स वो भी काफ़ी टैक्स एफिशिएंट हो जाती है। तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी बनाना, इसको समझना और सही एसेट एलोकेशन बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगी हेमंत जी, इन्फ्लेशन बीटिंग अगर रिटर्न हमें चाहिए या इन्फ्लेशन रिस्क को दूर करना है अपने पोर्टफोलियो से, तो क्या एक कोई पर्टिकुलर टाइम होराइजन है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है? मतलब अगर हम 20 साल का एक लंबा होराइजन ले तो इन्फ्लेशन के हिसाब से 20 साल के बाद उस 1 करोड़ की जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो क्या हम करेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं? रादर हम छोटे छोटे 5-5, 10-10 साल के होराइजन के बारे में सोचे कि हाँ 5 साल के बाद हम कह सकते हैं एक थोड़ा सा करेक्ट तौर पर कि हाँ इन्फ्लेशन रिलेटेड ये अमाउंट कॉर्पस हमें कितने की जरूरत पड़ेगी? देखिए स्वाति, सच्चाई ये है कि इन्फ्लेशन चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, दोनों में आपको इम्पैक्ट करता है। ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में करता है क्योंकि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, चाहे वो आपके रिटायरमेंट का गोल हो, चाहे आपके बच्चों की पढ़ाई हो या आपको घर लेना है, लॉन्ग टर्म में उसका इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जनरली क्या किया जाता है कि आप मान लीजिए कुछ आपको बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर मान लीजिए कॉर्पस अगर बनाना है, तो आप देखें कि आज की डेट में, आज के समय में उसकी कॉस्ट कितनी है, एजुकेशन का इन्फ्लेशन लगाएं, एजुकेशन इन्फ्लेशन एक्चुअली नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहता है, फिर आप एक कॉर्पस वर्कआउट करें, फिर उसके हिसाब से अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। अब ये
तो आप लॉन्ग टर्म एवरेज के हिसाब से जा सकते हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा कम भी हो। तो दूसरा तरीका इसको टैकल करने का ये है कि जो प्रोजेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आप लेते हैं उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव लीजिए। जैसे हम बात करते हैं हमेशा 15-20 साल अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो हम जनरली कहते हैं कि आप 12% का रिटर्न मान के चलिए, जबकि सच्चाई है कि इतने लंबे समय में आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है 15-17% का रिटर्न भी आपको मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वो कुशन प्रोवाइड करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेशली लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को समझना, और मैं कहूँगा इवन शॉर्ट टर्म में भी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ भी म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शंस हैं, जो डेट फंड्स हैं, जैसे जहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू बैंक फिक्स डिपॉजिट या जो बॉन्ड्स हैं, वहाँ भी आप उन अगर ऑप्शन को चुने तो इवन शॉर्ट टर्म में भी इन्फ्लेशन को आप बीट कर पाएंगे। ओके, तो इन्फ्लेशन रिस्क ये समझना बेहद जरूरी, और उससे निपटने के लिए क्या तरीका अपनाना है ये हमने आपको समझाया। अब जरूरी है लिक्विडिटी रिस्क समझने की। एक ऐसा रिस्क जिसमें कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो क्या करें, पैसा फंसा हुआ है तो पैसे तुरंत कैसे निकले, तो इस रिस्क को कैसे समझे और निपटने के तरीके। देखिए, लिक्विडिटी रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है। अब आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, आपने कितना भी अच्छा प्लान किया हो, कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है, चाहे आपके पास इमरजेंसी फंड हो, उसके अलावा भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जब आपको ज़रूरत है आपको वो पैसा नहीं मिले, अगर मिले भी तो उसकी जो सही वैल्यू होनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती। उसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप मान लीजिए बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए, 3 साल बाद या 2 साल बाद पैसा निकालते हो तो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ सकती है, लेकिन वहाँ पे लिक्विडिटी है। दूसरी तरफ हम बात करें, अगर एनसीडीज वगैरह की बात करें, वहाँ पे हालांकि वो लिस्टेड है लेकिन वो सही एफिशिएंट तरीका नहीं है उस ड्यूरेशन में पैसा निकालने का, क्योंकि हो सकता है आपको बायर ना मिले। अगर बायर मिले भी इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब से, मान लीजिए आपके खरीदने के बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए तो एनसीडी के जो बॉन्ड्स हैं या जो डिबेंचर्स हैं उनकी वैल्यू नीचे चलेगी, तो आपको लिक्विडिटी मिली भी तो आपको उसकी सही कीमत नहीं मिली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या देखा, जैसे हमने पहले भी कहा कि काफ़ी इन्वेस्टर जो है अपना पैसा जो है फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स में लगा देते हैं सिर्फ ये सोच के कि हमको गारंटेड रिटर्न मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हो। वहाँ पे मुझे लगता है, फिर से मैं कहूँगा कि जैसे म्यूचुअल फंड के जो ओपन एंडेड फंड्स हैं वो बहुत ही सही ऑप्शन है। एक तो वो अलाउ करते हैं आपको डिफरेंट तरीके के पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी चाहें उसमें से पैसा निकाल सकते हो। और जैसा मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की सही वैल्यू उसको आपको मिलनी चाहिए। वो मिलती है एनएवी के द्वारा, क्योंकि एनएवी वहाँ पे जो है हर रोज़ कैलकुलेट की जाती है और जो भी मार्केट वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट की हो वो मिलती है। अगर कहीं एग्जिट लॉट वगैरह हो तो एप्लीकेबल तो बात अलग है, लेकिन अगर आप थोड़े से लंबे समय के बाद पैसा निकालें तो एग्जिट लॉट आपको नहीं लगता है। तो जो आपकी सही वैल्यू है उस इन्वेस्टमेंट की वो आपको मिलेगी। तो एक तो आप लिक्विडिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, और दूसरी बात आप कहीं भी उसके अपने करंट वैल्यू पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। तो इंपॉर्टेंट है कि जब भी पोर्टफोलियो बनाएं लिक्विडिटी के रिस्क को समझें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सारा पैसा जो है म्यूचुअल फंड में लगाना है, लेकिन इतना पैसा ज़रूर लगाइए कि लिक्विडिटी के लिए कहीं ना कहीं आपको ऐसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हेमा जी, अगला रिस्क जो हम आपसे समझना चाहेंगे वो हमारे बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ। तो व्यवहार और मार्केट साथ साथ कैसे चलते हैं और इस रिस्क कैसे समझ क्या है इससे? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हमारा शुरू होता है और ख़त्म तब होता है जब हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और ख़त्म तब होता है जब हमारा टाइम होराइजन ख़त्म होता है। मान लीजिए चाहे वो कोई भी गोल रहा हो उसका, इस दौरान हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमने बात की मार्केट रिस्क की, वॉलेटिलिटी अगर हो उसको हम कैसे टैकल करते हैं, ये बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार क्या देखा है इन्वेस्टर्स को कि चढ़ते बाजार में पैसा इक्विटी में लगाना उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये बाजार आगे चलता जाएगा। गिरते बाजार में जो बिल्कुल सही समय है आपके लिए इन्वेस्ट करने का ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो, तब उनको लगता है कि नहीं ये बाजार और गिरेगा, तो वो पैसा नहीं लगाते। तीसरी बात यह है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर मान लीजिए आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की और कहीं वो इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी नहीं निकली जितनी आपको उम्मीद थी, या उसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो हमने बहुत बार देखा है कि इन्वेस्टर्स को लगता है कि लॉस बुक नहीं करना है। जब तक हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तक इसकी वैल्यू नहीं आएगी, हम उसको पैसे को बाहर नहीं निकालेंगे। तो उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक तरफ तो आपने नुकसान उठाया क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सही नहीं रही, दूसरी तरफ नुकसान उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ से पैसा निकाल के आप अच्छे ऑप्शन में जा रहे हैं, जबकि बजाय इस
जो नॉन परफॉर्मिंग फंड है वहां से निकल के किसी अच्छे परफॉर्मिंग फंड में जाओगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार इन मार्केट वॉलेटिलिटी को, मार्केट की सिचुएशंस को, जो चैलेंजेस आते हैं उसको हम कैसे टैकल करते हैं वो काफी हद तक डिसाइड करता है कि हमारे पोर्टफोलियो से किस तरह की सक्सेस हमको मिले। एब्सोल्युटली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो हमने व्यवहार संबंधी जोखिम जान लिया। सीक्वेंस रिस्क, ये मैंने पहली बार रिस्क सुना है, ये जरा समझाए कैसे और स्ट्रैटेजी क्या हो निपटने की? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क है। क्या होता है कि हम हमेशा कहते हैं कि अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, अपना टाइम होराइजन बनाइए, सही एसेट एलोकेशन बनाइए, डिसिप्लिन रखिए। ये सब आपने किया एज एन इन्वेस्टर और आप खुश हैं कि हमने जो कुछ करना था हमने किया। मान लीजिए मेरा गोल 10 साल के बाद है और मैंने 10 साल तक SIP की, इक्विटी में इन्वेस्ट किया, सब कुछ सही किया, टारगेट भी बनाया, सब कुछ सही किया। सीक्वेंस रिस्क क्या बोलता है कि आपका जब टाइम होराइजन कंप्लीट होने वाला है उससे पहले पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बदलाव करें। अगर आप नहीं करें तो रिस्क कहाँ से आता है? 10 साल, मान लीजिए 9वें साल में या 8वें साल में मार्केट में बड़ी गिरावट आई तो जो आपने 8-9 साल तक एक्यूमुलेट किया उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो शॉर्ट टर्म में आप लूज़ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास शायद वेट करने का समय नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसको टैकल करने के लिए आप अपने टाइम होराइजन के पहुंचने से 1 या 1.5 साल पहले अपनी जो एलोकेशन है, एसेट एलोकेशन है, उसको रीबैलेंस करें ताकि जो भी आपने गेन्स बनाए हैं 8 या 8.5 साल, 9 साल में, उसको आप प्रोटेक्ट कर सकें। तो आखिरी मोमेंट तक अगर आप वेट करें तो कहीं ना कहीं आपको ये सीक्वेंस रिस्क का सामना करना पड़ सकता है।